अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास 10 के बायो का टॉपिक है वो है, बल्कि एक नहीं है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इसमें से पहला है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसी तरह से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और साथ साथ ट्रिगर एंड ट्रिगर प्रेशर। ये 4 टॉपिक्स आज हम आपको पढ़ाएंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की तरफ। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर चीज़ें एक जगह से, कौन सी जगह से? एक जगह से जहाँ पर चीज़ें ज़्यादा हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर इस तरह से डॉट्स लिख लेता हूँ कि ये एक इलाका है, यहाँ पर चीज़ें क्या है? ज़्यादा है। और ज़्यादा को हम लोग क्या बोलेंगे? मोर। ठीक है, चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर चीज़ें क्या है? कम है। तो कम के लिए क्या बोलेंगे? लेस। तो 2 इलाके हमारे पास आ गए। एक इलाके में चीज़ें ज़्यादा है, दूसरे इलाके चीज़ें कम है। अब अगर यहाँ से यही चीज़ें मूव करना शुरू करेंगे, हरकत करना शुरू करेंगे, मूव करना शुरू करेंगे, ठीक है, कहाँ तक आ जाए? कम इलाके से ज़्यादा इलाके से कम इलाके की तरफ जब चीज़ें आ जाए तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? पैसिव ट्रांसपोर्ट। इसका डेफिनेशन क्या बनेगा? डेफिनेशन इसका ये बनेगा कि द movement of substances from क्या लिखेंगे? from the region of high concentration to the region of low concentration। तो एक और चीज भी इसमें हम लोग ऐड करेंगे, विदाउट एनर्जी, विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यहां पर हम लोग ये भी लिखेंगे नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो यहां पर ये लिख लेते हैं, ऐसे लिखते हैं नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। इसमें किसी भी तरह की एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, बगैर एनर्जी की चीजें खुद ब खुद जाएंगी। जैसे कि अगर आप किसी चीज को ऊपर से नीचे छोड़ दोगे तो ये ऊपर से नीचे खुद ब खुद आएगा। ठीक है, खुद ब खुद आएगा, लेकिन ये नीचे से ऊपर बिल्कुल भी नहीं आ सकता। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में चीजें ज्यादा इलाके से कम इलाके की तरफ खुद ब खुद जाएंगे, इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके मुकाबले में अगर हम यहाँ पर आ जाए, ये कौन सा है, क्या नाम है इसका? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें हम लोग क्या करेंगे? ये बिल्कुल इसका अपोजिट है। मतलब इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर इस बार हमारे पास क्या है कि इस बार हमारे पास चीज़ें इस तरफ कम है, ठीक है, इस तरफ चीज़ें यहाँ पर लेस है। ठीक है, यहाँ पर चीज़ें हमारे पास क्या? लेस, लेकिन यहां पर चीजें ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखूं? मोर। अब यहां पर क्या होगा? अगर ये चीजें कम इलाके से ज्यादा इलाके की तरफ आना शुरू करें, ठीक है, कम इलाके से ज्यादा इलाके की तरफ आना शुरू करें, खुद ब खुद नहीं हो सकता, बिल्कुल नामुमकिन। कैसा हो सकता है कि ये पेन जो है ये यहाँ से खुद ब खुद ऊपर की तरफ चलना शुरू करे? नामुमकिन है। जिस तरह ये पेन के लिए नामुमकिन है कि ये खुद ब खुद ऊपर चला जाए, तो कोई अगर चला भी जाए तो कोई जादू होगा, लेकिन ये नामुमकिन है कि चीज़ें कम इलाके से ज़्यादा इलाके की तरफ खुद ब खुद जाए। हाँ, मुमकिन है अगर एनर्जी दिया जाए। अगर क्या दिया जाए? एनर्जी दिया जाए। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाय द हेल्प ऑफ, क्या लिखेंगे? बाय द हेल्प ऑफ एनर्जी। अब हेल्प की जगह कभी कभी लोग क्या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं? एक्सपेंडिचर वाला लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। अच्छा जनाब, तो इन दोनों में हमें फर्क नजर आया? ज्यादा इलाके से कम इलाके की तरफ, यहां पर कम इलाके से ज्यादा इलाके की तरफ, वहां पर नो एनर्जी, लेकिन यहां पर एनर्जी इस्तेमाल होगी। ठीक है, चले जनाब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। वो कौन सा है? वो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इधर आते कि ये क्या चीज है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। आपने कभी सुना होगा कि
कभी हम बोलते हैं यार मुझे थोड़ा फैसिलिटेट करो, मतलब थोड़ा मेरा हेल्प करो, एक प्रॉब्लम है, एक मसला है, वो मुझसे नहीं हो पा रहा, थोड़ा मेरा मदद करो। तो हम बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं कि मुझे थोड़ा फैसिलिटेट करो। या बाज़ लोग कभी बोलते हैं जब वो आपके साथ हेल्प करते होते हैं, यार आप मैंने आप लोगों को कितना ज़्यादा फैसिलिटेट किया, मतलब मैंने आप लोगों को कुर्सी दी, मैंने आप लोगों को किताबें दी, मैंने आपको ये दिया वो दिया, इतना सारा काम दे दिया, इतने सारी चीज़ें दे दी, अब आप लोगों के लिए फलाना काम आसान हो गया है। तो हम लोग बोलते हैं फैसिलिटेट किया। अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या चीज़ है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी चीज़ें मूव कर रही होंगी, ठीक है। अच्छा ज़रा गौर से देखिए, 4 टॉपिक है, 4 के 4 में हम लोग पढ़े चीज़ें मूव कर रही है, ठीक है। इसमें भी मूवमेंट है, इसमें भी मूवमेंट है, इसमें भी आपको मूवमेंट नजर है, क्योंकि हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है? ट्रांसपोर्ट का चैप्टर चल रहा है, ठीक है। तो चलिए जनाब आपको मैं बताता हूँ कि अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सेल ड्रॉ करेंगे। हमारे पास क्या है, एक सेल है, ये हमारे पास एक सेल है, और ये क्या है, ये जो आसपास का जो बाउंड्री है इसको हम क्या नाम देंगे, मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन, या आप उसको कह सकते हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन। अगर हम देखें कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन किस चीज़ से मिलके बना हुआ है? सेल मेम्ब्रेन जो है ये लिपिड से मिलके बना हुआ है। चलो मैं आपके लिए ये भी लिख लेता हूँ, किससे मिलके बना हुआ है? लिपिड्स से मिलके बना हुआ है ये सारा का सारा जो मेम्ब्रेन है। अब बहुत सारी चीज़ें ये हमारे सेल के अंदर जो मेम्ब्रेन है वहाँ पर छोटे छोटे सुराख होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे से सुराख होते हैं। उन पोर्स के ज़रिए से, जिसे आप चैनल कहते हैं, किसी खास किस्म के चैनल्स होते हैं, मैं आपके लिए थोड़ा सा इस तरह लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसे बाकायदा चैनल्स होते हैं। तो ये आपका सेल है। अब क्या होगा कि अगर कुछ चीज़ बाहर है, सेल के बाहर है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर कोई चीज़ हमारे पास बाहर पड़ी हुई है, अब ये क्या होगा, ये चीज़ें चैनल के थ्रू क्या करेंगे, अंदर आ जाएंगे। तो बड़े बड़े आराम से आ रहे हैं, ठीक है, चैनल है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताना चलूँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके सेल के अंदर नहीं आ सकते, नहीं ऐसा बोलो क्यों नहीं आ सकते, इसकी रीज़न क्या है? कुछ चीज़ें या तो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़े हैं, क्या है, साइज़ के लिहाज से क्या है, उनका साइज़ बड़ा है, इसीलिए वो डायरेक्ट अंदर नहीं आ सकता। या फिर वो क्या चीज़ है, उसका साइज़ इतना बड़ा नहीं है लेकिन वो पोलर है। पोलर का मतलब क्या है? पोलर का मतलब क्या था? गुड, जिस पर प्लस और माइनस का चार्ज, किसी बात चीज़ों पर प्लस माइनस का चार्ज होता है, पोलर चीज़ें होती है। तो या वो चीज़ पोलर है, वो पोलैरिटी की वजह से अंदर नहीं आ सकता, या फिर वो साइज की वजह से, ठीक है ना, यहां क्या लिखा, साइज, उसका अपना साइज उसको रोक रहा है या पोलैरिटी उसको रोक रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये सेल के अंदर आ जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने एक बंदोबस्त किया हुआ है। वो बंदोबस्त क्या है कि हमारे सेल मेम्ब्रेन में कई जगहों पर एक खास किस्म का प्रोटीन है, एक खास किस्म का प्रोटीन है, खास किस्म का एक प्रोटीन है, और मैं आपके लिए उसका डायग्राम कुछ इस तरह से लिख रहा हूं, ठीक है। ये खास किस्म का प्रोटीन है, कहां पर है, हमारे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये प्रोटीन है। तो ये क्या करेगा, ये जो प्रोटीन है ये इस मॉलिक्यूल को, इस सब्सटेंस को जो पहले नहीं आ सकता था, अब ये इसको अपने साथ अटैच करेगा, ठीक है। अपने साथ ये क्या करेगा, उसको अटैच कर देगा, ये यहां पर आके अटैच होगा। अटैच होने के बाद क्या होगा कि ये थोड़ा सा अपने आप को घुमाएगा ऐसे, ठीक है, जैसे हमने गोल दरवाजा देखा हुआ है, उसको थोड़ा सा घुमा लेते हैं, फुल घुमा लेते, ठीक है। इस तरह से कुछ दरवाजे होते हैं अंदर जाने के लिए, दरवाजे को घुमा के आप अंदर जा सकते हो। तो ये जो पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल है, इसको हम लोग घुमा के, जब हम उसको घुमाएंगे तो इसका ये वाला साइड, चलो मैं आपको बताता हूँ,
कि ये जो साइड है इसको बोलते हैं साइड ए, और ये जो साइड है इसको बोलते हैं साइड बी। तो जब उसको घुमाओगे तो साइड बी कहां पर आ जाएगा? इस तरफ आएगा, हाँ, और साइड ए कहां जाएगा? साइड ए अंदर की तरफ आएगा, और वो जो मॉलिक्यूल है वो किधर अटैच होगा? साइड ए के साथ अटैच होगा। तो जो चीज बाहर था वो अंदर आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन जरा बताओ, अंदर तो आ गया, मूवमेंट तो होगी, लेकिन किसने इसकी मदद की? इस प्रोटीन ने मदद की। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है जिसने मदद की? दिस इज कॉल्ड कैरियर प्रोटीन। दिस इज कॉल्ड कैरियर प्रोटीन, इसको कहते हैं। सो अब हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का डेफिनेशन किस तरह बना? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का डेफिनेशन किस तरह बना? द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस बाय द हेल्प ऑफ अ कैरियर प्रोटीन इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब अगर यहां पर लफ्ज डिफ्यूजन है, अगर यहां पर लफ्ज डिफ्यूजन है, तो उसके लिए याद रखिएगा कि एक तरफ फिर भी चीजें क्या होंगी? ज्यादा होंगी, और दूसरी तरफ चीजें कम होंगी। क्योंकि अभी मुझे एक लफ्ज याद आया, हमारे बुक्स में एक लफ्ज यूज होता है, वो है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक लफ्ज यहां पर यूज होता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। चले मैं आपके लिए यहां पर लिख लेता हूं। अगर आपको ये लफ्ज नजर आ जाए, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, अगर आपको ये नजर आ जाए, अलोंग वाला लफ्ज नजर आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह आप लोग एक पहाड़ पे चढ़ रहे थे, आप पहाड़ के बिल्कुल टॉप पे खड़े हैं और अब आप क्या करते हैं? नीचे आना चाहते हैं। तो ये आपके लिए आसान होगा ना? इसके लिए क्या लोग बोलेंगे? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। या इसके लिए एक और लफ्ज यूज करेंगे, डाउन द हिल। क्या बोलेंगे? डाउन द हिल या डाउन हिल। पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं तो कितना आसान है। अब इसके दूसरा लफ्ज कौन सा है? इसका अपोजिट, अलोंग के बजाय कभी कभी अब मिलेगा अगेंस्ट। बोलो अगेंस्ट, ठीक है, बोलेंगे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर आपको अगेंस्ट का मतलब लफ्ज नजर आया अगेंस्ट, तो इसका यू मतलब है कि जैसे पहाड़ है और आप यहां नीचे खड़े हैं, आप यहां नीचे खड़े हैं, अब आपने कहां पर आना है? ऊपर आना है। तो ऊपर आने के लिए आराम से आओगे या ख्वारी मांगता है? ख्वारी मांगता है। तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के लिए हम लोग एक और लफ्ज यूज करेंगे। अगर वो डाउन हिल है, डाउन हिल है, तो इसके लिए क्या होगा? अप हिल। तो जहां पर एनर्जी चाहिए, जहां पर एनर्जी चाहिए उसके लिए हम क्या लफ्ज इस्तेमाल करेंगे? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हमारे बुक्स में ये लफ्ज आपको कहां पर मिलेगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट मिलेगा, और पैसिव ट्रांसपोर्ट में या डिफ्यूजन में। पैसिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन में फर्क नहीं है। डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपको यह लफ्ज नजर आएगा अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आप कहां पर नजर आएगा? पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपको नजर आ जाएगा। ठीक है, चले जनाब, अब हम लोग आ जाते हैं अपने तीसरे टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है ऑस्मोसिस। पहला टॉपिक कौन सा था? पैसिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा क्या था? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। थर्ड आपने कहा था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फोर्थ टॉपिक जो है हमारे पास वो क्या है? वो है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस यहां पर लिख लेते हैं, ऑस्मोसिस। ठीक है, ये हमारे पास फोर्थ टॉपिक है। ऑस्मोसिस में क्या होगा? थोड़ा सा मुझे इसको यहां पर थोड़ी जगह बनाना होगा ताकि आपको समझ आए। ऑस्मोसिस में हमारे पास क्या होगा कि एक बार फिर से चीज़ें मूव करेंगी, एक जगह से दूसरी जगह जा रही होंगी, फिर से मोमेंट है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही तो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसफर होंगे, चीज़ें जा रही होंगी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? यहाँ पर हमारे पास मेम्ब्रेन होगा। क्या होगा? ये मेम्ब्रेन है कि नहीं है? इस तरह का मेम्ब्रेन होगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि ये हमारे पास क्या है? एक मेम्ब्रेन है, एक किस्म का
पर्दा है, और ये कमाल का पर्दा है। ये बास चीजों को तो आने देता है, बास चीजों को यहां से आप क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, लेकिन ये बास चीजों को जाने नहीं देता। पता है ऐसे पर्दे को क्या कहते हैं, जो कुछ चीजों को जो जाने देता है, बास चीजों को जाने नहीं देता। ऐसे पर्दे का नाम है सेलेक्टिवली परमिएबल। क्या नाम है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। दोबारा बताता हूं, ये कौन सा पर्दा है? जो मेम्ब्रेन बास चीजों को अपने अंदर से जाने देता हो, बास चीजों को इजाजत नहीं देता हो, ऐसे पर्दे को क्या बोलते हैं? सेलेक्टिवली परमेबल। अच्छा, ये एग्जाम में आ सकता है, ये भी छोटा सा डेफिनेशन हो सकता है। डिफाइन सेलेक्टिवली परमेबल, तो क्या लिखोगे? अ मेम्ब्रेन व्हिच अलाउज समथिंग टू पास बट डोंट अलाउ सम अदर थिंग्स टू पास। ठीक, जो कुछ चीजों को जाने देते हैं, कुछ चीजों को जाने देते, दैट्स कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेबल। अच्छा, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन को एक और नाम भी दिया जाता है, डिफरेंशियली परमेबल। ठीक है, इधर एक और लफ्ज भी हम यूज कर सकते हैं, डिफरेंशियली, तो ये भी आ सकता है, डिफरेंशियली परमेबल लफ्ज भी आ सकता है। अच्छा, अब हम काम की बात की तरफ आते हैं। हमारे पास एक पर्दा है, वो सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है। इस पर्दे के एक साइड पर हमारे पास पानी है। ठीक है, पानी को मैं इस तरह लिखूंगा, ऐसे। ये कलर क्या है? दिस इज वाटर। और पर्दे की इस तरफ भी क्या है हमारे पास? पर्दे के इस तरफ भी हमारे पास क्या है? वाटर है। समझ आ रही? दोनों तरफ क्या है? वाटर है। दोनों तरफ क्या है? हमारे पास वाटर है। अब यहां पर जो पानी है वो गाढ़ा है। गाढ़ा मतलब इसमें सॉल्यूट ज्यादा है। तो यहां पर जो है, इसमें ये रेड कलर क्या है? रेड कलर क्या है भाई? हाँ, सॉल्यूट्स है ना, नमक है, चीनी है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है? ये सॉल्यूट्स है। ओके, ये सॉल्यूट्स है। तो ये गाढ़ा है, ये गाढ़ा नहीं है। अब क्या होगा कि एक तरफ जो बहुत ज्यादा गाढ़ा है, ठीक है, दूसरी तरफ जो डाइल्यूट है, इस जिधर सॉल्यूट नहीं, उसको क्या लफ्ज बोलेंगे? उसके लिए डाइल्यूट का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। डाइल्यूट आप याद रखिएगा, डाइल्यूट का मतलब क्या है? जिसमें सॉल्यूट बहुत कम हो। जिसमें सॉल्यूट ज्यादा है उसको बोलेंगे कंसंट्रेटेड। उर्दू में ये डाइल्यूट है, पतला सॉल्यूशन है, वो गाढ़ा है। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से जो पानी है वो मूव करना शुरू करेगा। पानी यहां से क्या चलना शुरू करेगा? उस तरफ से आना शुरू करेगा। जो डाइल्यूट है उस तरफ से आ जाएगा जो गाढ़ा है। तो डाइल्यूट वाले इलाके से पानी का आ जाना किसकी तरफ? गाढ़ा इलाके की तरफ आ जाना। इस मूवमेंट है कि नहीं है? फिर से मूवमेंट है। इस तरह की मूवमेंट को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक किस्म का डिफ्यूजन है, स्पेशल डिफ्यूजन है, क्योंकि यहां पर पानी ज्यादा है। अगर आप देखो, गौर से देखो, वहां पर चूंकि सॉल्यूट है, सॉलिड की वजह से पानी बनिस्बत ये कम है, तो यहां पर पानी ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा पानी वाले इलाके से पानी जा रहा है दूसरे इलाके की तरफ जहां पानी कम है रिलेटिवली। तो इस मूवमेंट को हम लोग क्या नाम देते हैं? ऑस्मोसिस। अच्छा, याद रखिएगा, ऑस्मोसिस में इस पर्दे का नाम बोलना लाजमी है। अगर आपने बोला तो ठीक है, वरना यह डेफिनेशन आपका गलत हो जाएगा। तो ऑस्मोसिस का डेफिनेशन क्या होगा? द मूवमेंट ऑफ वाटर। और चीज नहीं हो सकता, वो पर्दा जो है वो वाटर को छोड़ रहा है, बाकी चीजों को नहीं छोड़ सकता। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई वाटर कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो वाटर कंसेंट्रेशन, या द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ लो सॉल्यूट कंसेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हाई सॉल्यूट कंसेंट्रेशन। जहां सॉल्यूट ज्यादा है उसकी तरफ पानी ज्यादा मूव करेगा। ये पानी की आदत है, जहां सॉल्यूट कम है वो इलाके छोड़कर ज्यादा इलाके की तरफ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑस्मोसिस भी खत्म हो गया। ये आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे, टर्गर इंटरगर प्रेशर, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको पढ़ाएंगे। ठीक है।